हे यो साइंस फॉर्म्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेक्यूबेटिव अल्सर के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको मेरी पुरानी सारी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे सारी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं अगली बार जितनी नई वीडियो चढ़ाऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिले। बात करते हैं डेक्यूबेटिव अल्सर के बारे में। डेक्यूबेटिव अल्सर एक तरह का स्किन एरोजन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर किसी जगह का हिस्सा या कोई पार्ट अपना ह्यूमन बॉडी का अपनी स्किन छोड़ देता है तो उस हिस्से को बोलते हैं अपन एरोजिव पार्ट, यानी उस हिस्से का एरोजन हो चुका है। ठीक है, तो अल्सर का मतलब हो गया स्किन एरोजन। डेक्यूबेटिव अल्सर का मतलब हो गया किसी भी जगह पे प्रेशर रहने के कारण, अगर कोई बॉडी पार्ट पे लॉन्ग टाइम तक प्रेशर बना रहता है तो वहां से स्किन का क्या हो जाता है, एरोजन हो जाता है, जिसको बोलते हैं डेक्यूबेटिव अल्सर। डेक्यूबेटिव अल्सर का दूसरा नाम अपन जानते हैं प्रेशर सोर और बेड सोर। जैसा कि अपन सब जानते हैं प्रेशर सोर, प्रेशर का मतलब हो गया प्रेशर लगना। ठीक है, तो अगर ह्यूमन बॉडी के किसी भी पार्ट पे प्रेशर लॉन्ग टाइम तक बना रहता है तो वहां की स्किन का क्या हो जाएगा, एरोजन हो जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे प्रेशर सोर। बेड सोर, इसको बेड सोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर एक पेशेंट है जो अनकॉन्शियस है, जो बेहोश है और वो लंबे टाइम तक बेड पे क्या है, अनकॉन्शियस लेटा है या फिर वो उस जगह पे क्या कर रहा है, सुपाइन पोजीशन में काफी लॉन्ग टाइम तक है, तो उसके कारण वहां पे क्या हो जाएगा, उसके स्किन के ऊपर सोर हो जाएंगे, जिसको बोलेंगे अपन बेड सोर। ठीक है, कहने का मतलब डेक्यूबेटिव अल्सर एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर स्किन का क्या हो जाता है, एरोजन हो जाता है और उसके कारण वहां से स्किन अपनी जगह छोड़ देती है और वहां पे एक घाव बन जाता है जो कभी भी वापस ठीक नहीं होता है। इसको नॉर्मली अपन हिंदी भाषा में कहते हैं नासूर, यानी कि एक ऐसा रोग जो कभी ठीक नहीं होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर सोर और बेड सोर आर अल्सरेटेड एरिया। ये एक तरह का अल्सरेटेड एरिया वाला पार्ट है जिसके अंदर एरिया जो अपना ह्यूमन बॉडी का पार्ट है वहां पे क्या हो जाता है, अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि किसके अंदर होता है, टिश्यूज के अंदर। सब्जेक्टेड टू प्रेशर फ्रॉम लाइंग, ये किसके कारण हो जाता है, अगर लंबे टाइम तक पेशेंट एक ही जगह पे सो रहा है, अगर सिटिंग ऑन अ चेयर, एक लॉन्ग टाइम तक वो एक ही चेयर पे बैठा हुआ है, या फिर फॉर प्रोलॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड वो हमेशा क्या कर रहा है, एक ही जगह पे प्रेशर दे रहा है। इन द स्लोइंग ऑफ सर्कुलेशन, जिसके कारण क्या हो जाता है, वहां की ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, एकदम बिल्कुल स्लो हो जाती है, एकदम क्या हो जाती है, धीमे हो जाती है। और अगर ब्लड सप्लाई धीमी होगी तो वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, जिसके कारण वहां पे क्या हो जाएगा, स्किन का एरोजन हो जाएगा। एंड फाइनली डेथ, और साथ ही साथ वहां के जो टिश्यूज है उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। कहने का मतलब अगर अपन इसको इन शॉर्ट वापस समझे तो टिश्यूज की डेथ होना कारण स्लोइंग ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के कम होने के कारण। और सर्कुलेशन कम क्यों होता है, रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक सिटिंग ऑन अ चेयर, एक चेयर पे बैठे रहना, लाइंग ऑन अ मैट्रेस, एक बिस्तर पे सोए रहना, और इसके कारण वहां पे जो टिश्यू है, जो पार्ट है, उसका क्या हो जाना, अल्सर बन जाना। क्या कहलाता है, बेड सोर, प्रेशर सोर, डेक्यूबेटिव अल्सर। प्रेशर सोर का मतलब होता है एक जगह पे प्रेशर बन के सोर होना। बेड सोर का मतलब होता है अगर बिस्तर पे वो लॉन्ग टाइम तक अनकॉन्शियस है और वहां पे उसको लेटे लेटे वहां पे सोर बन जाता तो उसको बोलते हैं बेड सोर। और बाद में उसको तीसरा नाम जाना जाता है डेक्यूबेटिव अल्सर। बात करते हैं कॉमन साइट के बारे में। ठीक है, तो कॉमन साइट का मतलब हो गया पेशेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग, पेशेंट के पोजीशन के अकॉर्डिंग जिस हिस्से पर उसका प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है वहां पे क्या होगा, स्किन का एरोजन हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहां पे एक लिखा है बोनी प्रोमिनेंस। बोनी प्रोमिनेंस का मतलब हो गया कि यहां पे जो बोनी पार्ट है, जैसे मैं ये बोल रहा हूं एल्बो, ठीक है, एल्बो के ऊपर ये बोनी पार्ट है, अगर यहाँ पे प्रेशर लॉन्ग टाइम तक बना रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्किन का क्या हो जाएगा, एरोजन हो जाएगा। और स्किन के एरोजन के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगी, टिश्यू डेथ, और टिश्यू डेथ होने के कारण यहाँ से स्किन का क्या हो जाएगा, एरोजन हो जाएगा, जो घाव कभी ठीक नहीं होगा। बात करते हैं बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर प्रेशर पड़ने के कारण कॉमन साइड पे क्या बन जाता है, अल्सर बन जाते हैं। अब मैं पहली पोजीशन की बात करूंगा, सुपाइन पोजीशन। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, मेरे आगे जो डायग्राम यहाँ पे है आप देख सकते हैं कि अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है तो उसके अंदर कुछ एक पार्ट, बोनी पार्ट, जहां पे अल्सर बनने के ज्यादा चांस रहते हैं, वो सबसे पहला ऑक्सीपिटल एरिया। जैसे आप देख सकते हैं अपना जो पीछे वाला पार्ट है, सर के पीछे का, यहाँ पे इस पार्ट को बोलते हैं ऑक्सीपिटल एरिया, यहाँ पे बनने के चांस ज्यादा रहते हैं। शोल्डर ब्लेड, अगर आप बात करें यहाँ पे अपन जब अपने कंधे को मोड़ते, शोल्डर को बेंड करते हैं तो यहाँ पे एक बोनी प्रोमिनेंस एरिया बनता है जिसको बोलते हैं शोल्डर ब्लेड या स्कैपुला। अगर बात करें एल्बो, तो जैसे अब मैंने अभी बताया था एल्बो, ये एक बोनी प्रोमिनेंस एरिया, यहाँ पे प्रेशर बनेगा तो यहाँ पे भी बेड सोर बनने के चांस रहते हैं। अगला सैक्रल और लंबार रीजन, यानी कि कमर के नीचे का भाग यानी लंबार भाग, यहाँ पे क्या बनने के चांस रहते हैं प्रेशर सोर। बात करें हील की, तो जैसे कि आप जानते हैं
पैर के पिछले कॉर्नर वाले भाग को अपन बोलते हैं हील पार्ट, जहां पे ये अल्सर बनने का चांस रहता है। आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर भी आपको दिखा रहे होंगे, ये 5 पोजीशन आप देख सकते हैं जहां पे प्रेशर बनने के चांस ज्यादा रहते हैं सुपाइन पोजीशन में। तो अभी अपन ने बात की डेक्यूबेटिव अल्सर क्या होता है, उसकी सुपाइन पोजीशन के अंदर कहां पे प्रेशर बनने के चांस रहते हैं। अब बात करते हैं अपन इसकी सेकंड पोजीशन के बारे में, लेटरल पोजीशन, ठीक है ना। तो जैसे कि अपन सब जानते हैं लेटरल पोजीशन के अंदर सबसे पहले ईयर जो होता है वो हमेशा ज्यादातर क्या रहता है, अफेक्टेड रहता है। दूसरी बात करें पोजीशन लेटरल पोजीशन में चीक, तो अपन सब जानते हैं कि अगर एक पेशेंट लेटरल पोजीशन यानी हाफ साइड में सो रहा है, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, अगर वो हाफ साइड में सो रहा है जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो उसका ईयर चेक के साथ साथ शोल्डर, वन साइड का शोल्डर, फिर रिब्स, उस साइड की रिब्स, या फिर ग्रेटर ट्रोचेंटर ऑफ हिप। अब आप एनाटॉमी में पढ़ते हो कि जो हिप होता है, हिप वो किस बोन से मिलकर बना होता है, फीमर बोन से, ठीक है ना। तो फीमर बोन का जो बैक साइड का पार्ट होता है, जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ग्रेटर ट्रोचिएंटर। तो अगर अपन लेफ्ट लेटरल की तरफ सो रहे हैं या राइट लेटरल की तरफ सो रहे हैं, तो अपनी कमर का राइट साइड या लेफ्ट साइड का ट्रोचिएंटर वाला पार्ट, वहां पे जो अल्सर बनने के चांस रहते हैं। साइड ऑफ नीज, अगर अपन लेफ्ट साइड में सो रहे हो तो अपना नीज का साइड वाला पोर्शन जो जिस पे प्रेशर पड़ रहा है वहां पे अल्सर बनने के चांस रहेंगे। साथ ही साथ मेल्यूलस, अगर अपन बात करें फुट की, तो फुट के साइड पे यहाँ एंकल के जस्ट ऊपर एक बोनी प्रोमिनेंस पाया जाता है जिसको बोलते हैं मेल्यूलस, ठीक है, जिसको हिंदी भाषा में टखना भी कहते हैं, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं अपन, जैसे एडी के ऊपर वाला पार्ट जिसको अपन बोलते हैं मेल्यूलस। बात करते हैं प्रॉन पोजीशन की, ठीक है। तो अगली पोजीशन प्रॉन पोजीशन, जिसके अंदर पेशेंट उल्टा सोता है, यानी कि पेशेंट का मुंह बिस्तर की तरफ और जो उसका सर है वो छत की तरफ रहता है। अगर बात करें प्रॉन पोजीशन के अंदर, आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, उसका ईयर अफेक्टेड रहेगा, चीक अफेक्टेड रहेगा, साथ ही साथ अगर वो फीमेल है तो उसका ब्रेस्ट अफेक्टेड रहेगा। जेनेटल ऑर्गन इन मेल्स, मेल्स के अंदर जेनेटल ऑर्गन अफेक्टेड रहेगा। नीज, घुटने जो हैं वो बराबर क्या रहेंगे, संपर्क में रहेंगे किसके, बिस्तर के, या फिर जो उसका सरफेस एरिया वहां पे जिस पे प्रेशर पड़ेगा तो घुटनों पे भी अल्सर बनने के चांस रहेंगे। साथ ही साथ टोस, टोस का मतलब यहाँ पे हो गया अंगूठे, वो भी पाँव के, और उंगलियां वो भी पाँव की। ग्रेटर टो और टोस यानी पाँव के अंगूठे और अंगुलियों पे भी प्रेशर के कारण अल्सर बनने का चांस रहेगा। तो इस तरह से अपन ने 3 पोजीशन पढ़ लिए, सुपाइन पोजीशन, लेटरल पोजीशन और प्रॉन पोजीशन के, किस किस पोजीशन में कौन कौन सी साइड के ऊपर अल्सर बनने के चांस रहते हैं। अब अपन बात करेंगे कि प्रेशर सोर के कितने टाइप्स होते हैं, कितनी डिग्री होती है और क्या क्या उसकी स्टेजेस होती है। तो प्रेशर सोर के कुल मिलाकर 4 टाइप होते हैं, उसी तरह इनको 4 डिग्री में बोला जाता है और इसी तरह इसकी 4 ही स्टेज मानी जाती है, ठीक है ना। प्रेशर सोर की स्टेज उसके इरोजन के आधार पर नापी जाती है। अगर मैं कहता हूं कि स्किन है, अगर स्किन हट गई तो कौन सा डिग्री है, स्किन के नीचे की अगर मान लो सबक्यूटेनियस मसल्स है वो दिख रही है, नहीं दिख रही है, अंदर की मसल्स दिख रही है क्या, उसके अकॉर्डिंग अपन डिग्री में इसको क्या करते हैं, बांटते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो अपन पढ़ते हैं वो है फर्स्ट डिग्री, यानी पहला डिग्री बेड सोर। सीन इन्फ्लामेशन सिम्टम्स, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स आते हैं। स्किन के ऊपर रेडनेस पाई जाती है, हल्का पसीना होगा और स्किन वहां की कैसी पाई जाएगी, वार्म, गर्म पाई जाएगी। क्योंकि मैं बोलता हूं, अगर आप खुद भी देखते हो कि अगर कोई हिस्सा अपना ज्यादा देर तक दबा हुआ रह जाएगा तो वहां पे सूजन आएगी, इन्फ्लामेशन, ठीक है, साथ साथ स्किन रेड हो जाएगी, वहां पे हल्का गीलापन भी लगेगा और स्किन क्या लगेगी, वार्म लगेगी। साथ ही साथ वहां पे स्किन अभी इंटैक्ट है, अभी स्किन जो है वो बराबर अपनी प्लेस पे, वो स्किन अभी तक हटी नहीं है, उसको बोलेंगे फर्स्ट डिग्री। बात करते हैं सेकंड डिग्री की, तो सेकंड डिग्री के अंदर स्किन जो है वो ब्रेक डाउन होगा, यानी स्किन अपनी जगह छोड़ देगी। साथ ही साथ वहां पे क्या होगा, डैमेज होगा और एपिडर्मिस क्या होगी, वहां से हट जाएगी। एपिडर्मिस वहां पे क्या होने लगेगी, डैमेज होने लगेगी, हटने लगेगी। साथ ही साथ सबक्यूटेनियस टिश्यू कभी दिखेगा नहीं। सेकेंड डिग्री स्टेज के अंदर जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है, सबक्यूटेनियस टिश्यू अभी विजिबल नहीं हुआ है, सबक्यूटेनियस टिश्यू नॉट विजिबल, अभी तक सबक्यूटेनियस टिश्यू नहीं दिखा है, सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस का हुआ डैमेज हुई है और स्किन अपनी जगह हटी है। थर्ड डिग्री के अंदर क्या होता है, कंप्लीट डैमेज हो जाता है एपिडर्मिस का और डर्मिस का, यानी एपिडर्मिस और डर्मिस पूरी तरह से हट चुके हैं और सबक्यूटेनियस टिश्यू भी क्या होने लगे, डैमेज होने लगी और साथ ही साथ विजिबल हो गई। यानी अब स्किन हट गई, साथ ही साथ अगर स्किन के ऊपर ब्रेकडाउन हो गया और साथ ही साथ एपिडर्मिस हटने के बाद उसकी सबक्यूटेनियस टिश्यू भी अपन को क्या हो रही है, विजिबल हो रही है। अगर बात करें फोर्थ डिग्री की, तो फोर्थ डिग्री के अंदर जो सबसे लास्ट स्टेज है बेड सोर का, उसके अंदर कंप्लीट डैमेज ऑफ एपिडर्मिस और डर्मिस, साथ ही साथ उसके अंदर बोन, लिगामेंट, टेंडर और मसल्स क्या होगी, विजिबल होगी। यानी कि एक बार स्किन वहां से हट जाएगी, सबक्यूटेनियस टिश्यू भी हट जाएगा, तो मसल्स
अगर मसल सड़ जाती है तो बोन, और साथ ही साथ वहां के लिगामेंट भी अपन को क्या होंगे, विजिबल होंगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये चारों स्टेज के अंदर सबसे पहली स्टेज के अंदर स्किन इंटैक्ट है, दूसरी स्टेज के अंदर क्या होगा, टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू क्या होंगे, विजिबल होंगे, थर्ड स्टेज के अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू क्या रहेंगे, विजिबिलिटी के साथ साथ डैमेज भी होंगे, और फोर्थ स्टेज के अंदर क्या होंगे, मसल्स, लिगामेंट और टेंडर क्या होंगे, विजिबल होंगे। तो इस तरह से अपन इस 4 स्टेज को पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं प्रेशर सोर के टाइप, डिग्री या स्टेजेस। बात करते हैं अब डेक्यूबेटिव अल्सर के असेसमेंट के लिए जो यूज की जाती है डायग्नोस्टिक स्केल, जिसको बोलते हैं ब्रेडन स्केल। ब्रेडन स्केल एकमात्र ऐसी बढ़िया स्केल है जो डेक्यूबेटिव अल्सर को अच्छे से डायग्नोस कर सकती है और कंफर्मेटरी रिजल्ट दे सकती है। बात करते हैं, इसको ब्रेडन नामक साइंटिस्ट ने ढूंढा था, इसलिए इसका नाम ब्रेडन स्केल पड़ा। ब्रेडन स्केल के अंदर नॉर्मली नेम ऑफ कंपोनेंट और स्कोर को देखा जाता है, यानी ये कुछ ऐसा फैक्टर है जो बेड सोर होने के लिए काफी मतलब इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये फैक्टर हमेशा क्या करते हैं, इसको इन्फ्लुएंस करते हैं स्किन को कि बेड सोर हो सकता है। बात करते हैं सबसे पहला इसका जो फैक्टर है वो मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर की रेटिंग 1 से 4 रखी जाती है। यहां जो रेटिंग रखी जा रही है ना, वो उस तरीके से रखी जाती है जैसे अपन नॉर्मली किसी भी चीज को 1 से लेकर 10 के बीच में रैंकिंग देते हैं। पहला नंबर मतलब खराब और 10 नंबर मतलब बहुत अच्छा। यहां पे ये रैंकिंग उसी प्रकार की है, 1 का मतलब है खराब और 4 का मतलब है अच्छा। यानी कि मॉइस्चर अगर बहुत ज्यादा है, नमी बहुत ज्यादा है, तो वहां बेड सोर होने के चांस ज्यादा रहते हैं, जो कि गलत है, तो इसलिए 1। अगर वहां मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नमी नहीं पाई जा रही है, तो वहां पे 4। बात करते हैं एक्टिविटी की, अगर पेशेंट एक्टिविटी अच्छी तरह कर रहा है, एक ही जगह उसका प्रेशर नहीं है मेंटेन, तो वहां पे वो एक्टिविटी अच्छी कर रहा है तो उसको देंगे अपन 4। अगर एक्टिविटी अच्छी नहीं कर रहा तो अपन उसको देंगे 1। बात करते हैं न्यूट्रिशन की, अगर पेशेंट का न्यूट्रिशन लेवल अच्छा, उसको किसी भी तरह की डायबिटीज की कंडीशन नहीं है, उसका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा है, तो उसको अपन देंगे 4। अगर उसका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा नहीं है तो उसको अपन देंगे 1। बात करते हैं मोबिलिटी की, यानी पेशेंट एक जगह ही लाई नहीं है, एक जगह सिटिंग पोजीशन में नहीं है, वो बार बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये अच्छी बात है ताकि उसको बेड सोर ना हो, तो उसको अपन देंगे 4। अगर वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो उसको अपन देंगे 1। बात करते हैं सेंसरी परसेप्शन की, अगर कोई पेशेंट एक ही जगह पे ज्यादा देर प्रेशर दिए रखता है तो वहां पे क्या रह जाती है, नंबनेस रह जाती है, जिसके कारण वो हिस्सा उसका क्या हो जाता है, सुन्न हो जाता है, और वहां पे किसी तरह का टेम्परेचर या पेन महसूस नहीं होता है। अगर पेशेंट का सेंसरी परसेप्शन आ रहा है अच्छे से, उसको गर्म, ठंडा और पेन सब महसूस हो रहा है, तो अपन उसको देंगे 4। अगर उसको किसी भी तरह का टेम्परेचर या किसी भी तरह का जो अपन बोल सकते हैं पेन महसूस नहीं हो रहा, तो उसको अपन देंगे 1। यहां पे फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन में थोड़ा सा इन सबसे थोड़ा विपरीत चलेगा। फ्रिक्शन अगर ज्यादा होता है तो वो बेड सोर को कॉज कर सकता है, यानी फ्रिक्शन ज्यादा होना बेड सोर करने का चांस रहता है, यानी फ्रिक्शन ज्यादा होना खराब है, तो उसके लिए अपन देंगे 1। और फ्रिक्शन अगर बिल्कुल नहीं है, किसी भी तरह का ग्रसन नहीं है, तो वहां पे देंगे 3, क्योंकि ग्रसन के कारण वहां पे स्किन क्या हो सकती है, इरोजन हो सकता है और वहां पे बेड सोर हो सकता है। वापिस देखें तो मॉइस्चर यानी नमी, एक्टिविटी यानी उसकी एक्टिविटी, न्यूट्रिशन यानी उसका सेहत का लेवल, मोबिलिटी यानी उसका मूवमेंट, पोजीशन चेंज करना, सेंसरी परसेप्शन का मतलब सुनना होना, नंबनेस ना आना, और फ्रिक्शन मतलब घर्षण। अब बात करते हैं इसकी रेंज की, तो रेंज के अंदर क्या होता है, इसकी 2 रेंज मानी जाती है, जैसे आप यहां देख रहे हो, लोएस्ट सबसे कम की रेंज 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसकी सबसे लोएस्ट रेंज है, और हाईएस्ट में बात करें तो 4 8 12 16 20 और 23 इसकी क्या हाईएस्ट रेंज है। यानी अगर पेशेंट की रेंज 6 है तो 6 का मतलब हो गया कि पेशेंट बिल्कुल बेड सोर होने के चांस 100% है। अगर पेशेंट की रैंकिंग 23 जो हाईएस्ट है, तो इसका मतलब हो गया पेशेंट को बेड सोर होने के चांस नहीं है। बात करें अगर इसको 5, इससे अपन को रिजल्ट मिलती है, 5 फाइंडिंग मिलती है। पहला, अगर 9 से कम है तो उसको बेड सोर होने के हाई रिस्क है, वेरी हाई रिस्क है। बात करें अगर 10 से 12 है तो हाई रिस्क है, ज्यादा नहीं पर हाई रिस्क है 10 से 12 में। बात करें 13 से 14 में, तो 13 से 14 में मॉडरेट रिस्क पाया जाएगा। मॉडरेट मतलब हो सकता है और उसको आगे जाके हाई रिस्क में कन्वर्ट हो सकता है। 15 से 18 के बीच में अगर रेंज आती है तो अपन उसमें बोल सकते हैं कि माइल्ड रिस्क है, ना ज्यादा ना कम, माइल्ड रिस्क। और अगर 19 से भी ज्यादा रैंकिंग आ रही है, जो अच्छी में है 19 से ज्यादा में, तो यानी कि नो रिस्क वहां पे फाइंड आउट हो रहा है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे रैंकिंग कैसे दे रहे हैं, अगर मान लो एक मैं एग्जांपल देता हूं, मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर बहुत ज्यादा है तो अपन देंगे 1, थोड़ा उससे कम है मतलब मॉडरेट में है तो 3, और अगर बिल्कुल नहीं है मॉइस्चर तो वहां देंगे अपन 4। इस तरह से अपन रैंकिंग निकालते हैं और फाइंडिंग के अंदर फाइंड आउट करते हैं पूरी टेबल की रैंकिंग। इसको बोलते हैं ब्रेडन स्केल, और ये डेक्यूबेटिव अल्सर का डायग्नोस्टिक स्केल है। अब बात करेंगे अपन लास्ट डेक्यूबेटिव अल्सर के प्रिवेंशन और मैनेजमेंट की।
डेक्यूबेटिव अल्सर का मेन मैनेजमेंट उसका प्रिवेंशन ही है। अगर आप बेड सोर को होने से बचा लेते हो तो उसके ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेड सोर ठीक होना बहुत मुश्किल है। फर्स्ट डिग्री का बेड सोर तो ठीक हो जाता है, लेकिन थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री का जो बेड सोर है वो ठीक नहीं होता है। तो आप बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन के अंदर सबसे पहले आपको हर 1 से 2 घंटे के अंदर पेशेंट की पोजीशन को चेंज करना है। ठीक है, आपको पेशेंट की पोजीशन के अंदर चेंज करना है। बात करें, उसको हमेशा वाटर मैट्रेस और एयर बैग पे सुलाना है। अब आप कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर वाटर का तो आपने मॉइस्चर का मना किया था, यहाँ वाटर बैग की बात हो रही है। वाटर बैग वो बैग है जैसे कोई अपन देखते हैं कुछ गिद्दे होते हैं जिसके अंदर पानी भरा रहता है या हवा भरी रहती है। उसके कारण क्या होता है, प्रेशर नहीं पड़ता। पेशेंट को जैसे भी सुलाओगे आपको उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, उसका प्रेशर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वाटर बैग, एयर मैट्रेस, इसके अलावा कई बार एयर रिंग आती है, कुछ गुब्बारे नुमा रिंग आती है नुमा, जिससे अपन एल्बो के नीचे, ठीक है ना, उसके जो नीज के नीचे रख के अपन उसको क्या कर सकते हैं, बेड सोर से प्रिवेंट कर सकते हैं। बात करते हैं डू मसाज थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी। अलग अलग दिन उसको क्या करने, मसाज देनी है, उसकी फिजियोथेरेपी करनी है ताकि उसको बेड सोर ना हो। बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, तो डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर आपको उसको हाई प्रोटीन डाइट देनी है, उसको आपको हाई प्रोटीन डाइट देनी है। साथ ही साथ विटामिन सी देना है। विटामिन सी हमेशा स्किन पे काम करता है, स्किन के रिपेयरमेंट पे काम करता है। जिंक सप्लीमेंट उसको देना है। जिंक सप्लीमेंट के कारण उसके ऊपर क्या होगी, ऑक्सीडेशन की लेयर बन जाएगी, जिसके कारण बेड सोर होने के चांस कम होंगे। साथ ही साथ आपको उसको H2 और जिंको का प्रोफिलेटेड ऑइंटमेंट लगाना है, मतलब उसकी स्किन केयर करनी है। उसके अलावा अपन इंसुलिन का टॉपिकल यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्रेन्युलेटेड शुगर उसको प्रोवाइड कर सकते हैं अगर डायबिटीज का पेशेंट है तो। साथ ही साथ एक मैनेजमेंट का एक नॉर्मल तरीका जो है 100 वाट बल्ब द्वारा, एक 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब उसको लगाना है और बेड सोर से 45 सेंटीमीटर दूर, बेड सोर जिस साइड पर हो रखा उससे 45 सेंटीमीटर दूर एक 100 वाट का बल्ब रखना है और 10 से 15 मिनट उस पर उसका फोकस डालना है। उससे क्या होगा कि वहां का जो स्किन एरिया है वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, एकदम सूख जाएगा, और वहां पे सर्कुलेशन जो है, ब्लड का सर्कुलेशन वो बढ़ेगा, और सर्कुलेशन बढ़ता है तो सब जानते हैं कि वहां पे रिपेयरमेंट जल्दी होगी, और जो स्किन हट चुकी है वो वापस स्किन क्या हो जाएगी, रिपेयर हो जाएगी। अगर बात करते हैं एक वुंड क्लीनिंग की, कि आपको घाव कैसे साफ करना है, तो जैसे अगर आप देख लो कि एक घाव हो रखा है तो उस घाव को आपको पेरिफेरल से इनर, यानी बाहर से अंदर की तरफ साफ करना है। क्योंकि घाव को बाहर से अंदर साफ करने का यहाँ क्या लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पे जो आप ज्यादा मानते हो इन्फेक्टेड एरिया, ज्यादा कंटामिनेटेड एरिया, ज्यादा खराब एरिया वो अंदर का एरिया। अगर आप अंदर से बाहर साफ करोगे तो यानी कि आप बैक्टीरिया अंदर से बाहर ले जाओ, जबकि अपन को पूरे बैक्टीरिया को बाहर से अंदर की तरफ लाना है, पूरे स्किन को बाहर से अंदर की तरफ, घाव को बाहर से अंदर की तरफ साफ करना। इस बात का जरूर ध्यान रखें। ये अपना मैनेजमेंट है और ये अपना प्रिवेंशन है डेक्यूबेटिव अल्सर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जाके शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज पता चले। और अगर आपको आगे भी ऐसे नई नई वीडियोस सुननी है और नई नई वीडियोस देखनी है तो जो पास में बेल आइकन है, सब्सक्राइबर के पास बेल आइकन है, उसको भी जरूर दबा दें। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।